हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग DLED का जो क्लास 7 है उसको आज शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये पहला प्रश्न है। क्या कहता है प्रश्न कि पोखरा नगर किस देश में स्थित है। क्वेश्चन क्या है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है। तो ये पोखरा नगर नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है? पोखरा नगर नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। और नेपाल में सबसे बड़ा नगर जो है, इनकी राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू। काठमांडू जो है नेपाल की सबसे बड़ी शहर हुआ। और ये काठमांडू के बाद ये पोखरन दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यानी कि सबसे बड़ा शहर नेपाल में काठमांडू है। काठमांडू के बाद कौन सा है? पोखरन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव मजबूती प्रदान की। यानी किस साल, यानी किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। तो रूसी क्रांति कब हुई थी? जब रूसी क्रांति हुई होगी तो उस समय आर्थिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की होगी। तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र को नींव की मजबूती प्रदान की, आप याद रखिएगा। और इन्हीं क्रांति के तहत, यानी यही रूसी क्रांति के साथ रूस में जारशाही शासक जो था, जारशाही शासन व्यवस्था क्या किया गया? शासन व्यवस्था पर रोक लगाया गया, समाप्त किया गया। यानी कि जारशाही शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गया। और रूस में शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था रूस में शासक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब 3 नंबर प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है। यानी टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? देख लीजिए, टेक्सोल का उपयोग किस में होता है। तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के रोग में, यानी कैंसर के उपचार में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि टेक्सोल एक प्रकार की औषधि है। क्या है? औषधि है, एक प्रकार की औषधि है। टेक्सोल एक प्रकार की औषधि है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यह मुख्य रूप से स्तन कैंसर हो गया, स्तन कैंसर। और दूसरा नंबर पे क्या है? डिंब ग्रंथि, जो शरीर में डिंब ग्रंथि होते हैं उनका कैंसर हो गया। और फेफड़े का कैंसर। तो इन तीनों कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा कितना? 3 नंबर तो कंप्लीट हो गया। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। कितना? 4 नंबर प्रश्न होगा, गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है। जो ये गिलगिट गार्ज है ये किस नदी पे स्थित है? तो गिलगिट गार्ज जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये पाकिस्तान में नदी है और ये सिंधु नदी का सहायक नदी है। कौन? गिलगिट गार्ज जो है ये सहायक नदी है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। जो अखिल भारतीय किसान सभा था, किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1936 ईस्वी में लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था लखनऊ में। और उस समय इनका जो सचिव था वो था एन जी रंगा स्वामी सहजानंद के कौन थे? सचिव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। जो लोकसभा होता है उसमें बहुमत दल का नेता है, यानी जो भी बहुमत प्राप्त कर लेता है तो उसका नेता किसको बनाता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्योंकि जब लोकसभा में अधिक पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त कर लिया जाता है तो उसका प्रधानमंत्री को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री हो जाएगा।
तो केंद्र में बहुमत प्राप्त करने के लिए गठबंधन सरकार बना सकती है, ये तो अपना खुद से बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है, यानी इनमें से कौन सा फसल है जो कि पेय फसल है। तो कपास रेशेदार फसल हुआ, ये कैसा फसल हुआ, इससे हम रेशे तैयार करते हैं, तो रेशेदार फसल इसको कह सकते हैं कपास को। चाय तुम्हारा पेय फसल हुआ, कैसा फसल हुआ, पेय फसल चाय हुआ, और कॉफ़ी भी चाय पेय फसल है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पेय फसल हुआ। बाजरा खाद्यान्न फसल है और गेहूँ भी खाद्यान्न फसल है, यानी खाने वाला फसल है। तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर चाय हुआ, चाय और कॉफ़ी हो सकता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहते हैं कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो ये नेपा नगर था वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले जानिए ये नेपा नगर है कहाँ पे, तो नेपा नगर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में नेपा नगर स्थित है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, अखबारी कागज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है, यानी अति जल दोहन से, ज़्यादा जल दोहन करने से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है, तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। आंसर आर्सेनिक ही होगा। कहता है कि बिहार के 18 जिलों में, थोड़ा सा याद रख लीजिए कि बिहार के 18 जिलों के भूजलन से, भूजलन यानी भूमि में जो जल है वही कहता है भूजल से में आर्सेनिक की मात्रा WHO के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा कितना % है, 0.01 मिलीग्राम है, यानी कि 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से भी ज़्यादा है। इसलिए पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, जिससे कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी मतलब हो सकता है पानी से। इसीलिए कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से क्या करते हैं लोग, ग्रसित रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 होगा अब। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था, यानी विरोध जो ओलंपिक खेल का जो हुआ था नस्ल पे आधारित हुआ था। तो मैक्सिको में, मैक्सिको एक ऐसा शहर था जहाँ पे नस्ल पर आधारित ओलंपिक खेल का विरोध हुआ था। और वहाँ पे ओलंपिक खेल जो हुआ था वो आयोजन कब हुआ था, तो वो था 2 अक्टूबर 1968 ईस्वी को ओलंपिक खेल का आयोजन पहली बार हुआ था। 2 अक्टूबर कभी कभी आता है 12 से 27 अक्टूबर, तो ये भी याद रखिएगा 12 से 27 अक्टूबर 1968 को ओलंपिक खेल का आयोजन मैक्सिको में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब, 11 नंबर होगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है, मीठे पानी का लगभग 70% कहाँ पर कहता है, 70% कहाँ पे, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में प्रयोग होता है। यानी कहाँ का, जैसे कि 70% पानी जो है ग्रीनलैंड हो गया और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादर के और ग्लेशियर के रूप में उपयोग किया जाता है। कहाँ का जल, तो अंटार्कटिका का जल, क्या नाम है, अंटार्कटिका का जो जल है इनका जल 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न होगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ऐसा इसमें से कौन सा वृक्ष है जो कि पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो चेस्टनट वृक्ष हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके अलावा अर्जुन हो गया, चंदन हो गया और शीशम हो गया, ये सब वन क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में, ये सब वनीय क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न, पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम आजिमबाद भी था, पाटलिपुत्र भी था और कुसुमपुर भी था, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, यानी सबसे अधिक जनजाति कहाँ है, तो अफ्रीका में। सबसे अधिक जनजाति कहाँ है, अफ्रीका महादेश में। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 15, कहता है कि ... में प्रकाशित ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने, यानी ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, जिसने कि सतत विकास के बारे में विचार साझा किया और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट पारित हुआ था 1987 में। याद रखिएगा कि ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट कब पारित हुआ, 1987 में। और एक पुस्तक भी प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था आवर
आवर कॉमन फ्यूचर, क्या नाम था, फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर पुस्तक भी प्रकाशित हुआ था 1987 में, इसी मतलब कमीशन के आधार पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 16 नंबर हो जाएगा प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उनका अंत कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था कब, 1939 में शुरू हुआ और 1945 में क्या हो गया, ये युद्ध समाप्त हो गया। लगभग 6 वर्ष चला, कितना वर्ष तक, 6 वर्ष तक चला। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 17, कि यूरोप वासियों ने किस दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था, यानी यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था। तो पढ़ाए थे क्लास 10 में भी हम कि यूरोप वासियों ने जो दिशा सूचक सबका जो ज्ञान जो प्राप्त किया था वो कहाँ से प्राप्त किया था, बताइए। तो ये क्या था, अरबों से, कहाँ से, अरबों से उन्होंने ज्ञान सीखा था, दिशा सूचक का, किनका, दिशा सूचक का, अरबों से ज्ञान सीखा था। और दिशा सूचक यंत्र का विकास जो चीन में हुआ था, सबसे पहले विकास कहाँ पे हुआ था इसका, दिशा सूचक यंत्र का विकास कहाँ पे हुआ, चीन में। कहाँ पे विकास हुआ, चीन में। आप यहाँ ऑप्शन ए देख सकते हैं, चीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, जो चुनावी स्पर्धा है उनसे लाभ होता है, क्या चीज़ होने में, क्या चीज़ बनने में लाभ होता है। तो चुनावी स्पर्धा से जनमत निर्माण में, चुनावी स्पर्धा में मतदाता के पास उम्मीदवार चुनने का विकल्प होता है, वे कई उम्मीदवारों में से सही उम्मीदवार को चुनते हैं जो उनकी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर चुनावी स्पर्धा नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी हो सकता है, यानी कि हो जाता है। तो जनमत निर्माण में चुनाव आयोग क्या होते हैं, मतलब स्पर्धा होते हैं, किसमें, जनमत निर्माण में, यानी जनता जो अपने खुद से मतलब कोई भी सरकार को चुनता है जो कि उसके मतलब समाज में क्या करे, विकास करे। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई। जो मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जो मानव अधिकार था उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता कब दिया गया। तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दे दिया था। कब, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद होगा। और पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा अधिकारों को क्या दिया गया था, घोषणा दिया गया था। कहाँ पे, पेरिस में दिया गया था मानवाधिकार आयोग को। कहाँ पे, पेरिस, याद रखिएगा, ये फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। चलिए यहाँ तक याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आज का ये लास्ट प्रश्न ही होगा क्योंकि 20 प्रश्न पूर गया। कहता है कि अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली, यानी अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता क्या कर लिया, 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता को वापस ले लिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ, यानी ऐसा कौन सा देश था जो कि राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। तो पहले याद रखिए कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। और भारत 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसमें शामिल हुआ था। भारत कब शामिल हुआ, तो भारत इसमें शामिल हुआ कब, 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हो गया था। तभी से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है और 30 अक्टूबर से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य बन के रहा है और कभी भी भारत अलग नहीं हुआ है। तो इनमें से कौन सा देश है जो कि कभी भी अलग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कौन होगा, भारत जो है अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ से कभी अलग नहीं हुआ है। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितना देश हैं, आप याद थोड़ा सा रखिए। इसमें कुल मिला करके अभी 193 देश हैं। और लास्ट में दक्षिणी सूडान, कौन सा है, जो दक्षिणी सूडान है ये नवीनतम देश बना है। सूडान, दक्षिणी सूडान एक नवीनतम देश बना है। और संयुक्त राष्ट्र की जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ पे, न्यूयॉर्क कैसे होता है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में है। चलिए।